अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। मोस्टली एंजाइम चैप्टर में अकॉर्डिंग टू इंटर लेवल्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें डिस्कस करने के लिए फॉर द चैप्टर। लाइक वी हैव एंजाइम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ओवरऑल डिटेल में डिस्कस किया एंजाइम के फीचर्स अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसका स्ट्रक्चर एंड ऑल। कुछ हमने ये भी देखा कि बाद में रिसर्चेज हुई तो पता चला कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं विद इन द सेल जो एज अ एंजाइम एक्ट करते हैं, जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होते हैं, जैसे कि आरएनए के मॉलिक्यूल्स, जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स में हमने एक और चीज डिस्कस करनी है, विच आर कोफैक्टर्स। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कोफैक्टर क्या है, को एंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। देन वी हैव एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, एक्टिव साइड में वी हैव बाइंडिंग साइड, कैटालिटिक साइड। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन हो रिलेटेड टॉपिक। ओके, सो अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो जब हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एंजाइम, अगर सिर्फ हम अकेले एंजाइम की बात करें तो उस एंजाइम विच इज प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन पार्ट, उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट आके बाइंड करता है टू मेक इट फंक्शनली एक्टिव, जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, एक एंजाइम तब तक कैटालिटिकली एक्टिव नहीं होगा जब तक उस पर कोफैक्टर आके बाइंड नहीं कर जाता। मतलब एंजाइम अ प्रोटीन पार्ट इज नॉट एक्टिवेटेड टिल जब तक ये नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ जाके अटैच नहीं होता है। तो कोफैक्टर्स वी हैव, पहले में हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में मोस्टली हमारे पास आते हैं मेटल आयंस। मेटल आयंस जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे मेटल आयंस जो है एज अ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर काम कर रहे होते हैं एंजाइम के साथ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कोफैक्टर्स की, इन मेटल आयंस की, वो ये है कि दीज आर डिटैचेबल। डिटैचेबल के लिए हम ट्रांजिएंट वर्ड भी यूज करते हैं। मतलब ये कि ये एंजाइम के साथ अटैच होंगे, रिएक्शन करवाएंगे एंड देन रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे वहां से। सो बेसिकली रेगुलेट भी कर सकते हैं इस तरीके से कि कब एंजाइम कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो इन कोफैक्टर्स की मदद से वो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस है वो रेगुलेटेड रहते हैं, मॉनिटर्ड रहते हैं। क्यों? बिकॉज दीज inorganic cofactors are detachable. One more thing के metal ions often act as activator. अच्छा, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप के अलावा एक चीज भी पूछी जाती है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एमकैट भी, जिसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। कि कोफैक्टर एक्टिवेटर भी होता है एंड एक्टिवेटर कोफैक्टर भी होता है, तो उसमें मोस्टली कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि एक्टिवेटर आर ऑलवेज कोफैक्टर। हमेशा एक्टिवेटर क्या होगा, कोफैक्टर होगा, बट जरूरी नहीं है कि सारे कोफैक्टर्स क्या हों, एक्टिवेटर हो। कोफैक्टर्स में से भी कौन से वाले, कुछ मेटेलिक आयंस ऐसे हैं, कुछ मेटल आयंस ऐसे हैं जो एज एन एक्टिवेटर काम करते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी एंजाइम्स एंड उनके कुछ एक्टिवेटर्स, कोफैक्टर्स, जो कि मोस्टली एमकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि इस एंजाइम का क्या कोफैक्टर है। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का होता है कॉपर आयन, हेक्सोग हेक्सोकाइनेज का होता है मैग्नीशियम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का होता है जिंक एंड कैटलेज का होता है आयरन। तो ये इन सारे एंजाइम्स के कुछ पर्टिकुलर कोफैक्टर्स हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में हमारे पास दो आते हैं। एक आता है हमारे पास कोएंजाइम, दूसरा आगे हम डिस्कस करते हैं जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कोएंजाइम्स भी क्या होते हैं, मेटल आयंस की तरह डिटैचेबल होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं। ये रिएक्शन के वक्त आके अटैच होते हैं एंजाइम से एंड जैसे ही रिएक्शन पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो डिटैच कर जाते हैं। ठीक है, वही सेम रीजन इसका, मॉनिटरिंग अच्छी होती है, रेगुलेशन होती है किसी भी रिएक्शन की, मेटाबॉलिक एक बैलेंस मेंटेन रहता है इनसाइड द सेल। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो कोएंजाइम की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है NAD,
एंड FAD। इन द कमेंट बॉक्स प्लीज मुझे बताइएगा कि NAD एंड FAD की फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो कोएंजाइम मोस्टली किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, विटामिन से। तो विटामिन आर बेसिकली द रॉ मटेरियल्स ऑफ कोएंजाइम्स। ये भी MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कोफैक्टर आता है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बॉन्डेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन या डिफरेंस है बिटवीन द कोएंजाइम, मेटल आयंस एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ये टाइटली बाउंडेड होता है, जिसको कोवेलेंटली बाउंडेड या परमानेंटली बाउंडेड होता है, इट्स नॉट डिटैचेबल। जब प्रोस्थेटिक ग्रुप आके बाइंड कर जाता है तो ये डिटैचेबल नहीं है। जबकि कोएंजाइम की बात करें या मेटल आयंस की बात करें, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन आके बाइंड करते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द एंजाइम। बट प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंडेड रहता है, अटैच रहता है परमानेंटली। तो MCQ में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कोफैक्टर है जो कि परमानेंटली बॉन्डेड रहता है विद द एंजाइम, तो दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो टाइटली बॉन्डेड रहता है। और इसकी एग्जांपल की बात करें तो हीम ग्रुप इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो कि हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैच्ड होता है, जिसपे आयरन मॉलिक्यूल अटैच होता है, आयरन आयन अटैच होता है, जिसके ऊपर फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जाके बाइंड करती है। तो हीम ग्रुप इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो इस स्लाइड के थ्रू हमने कोफैक्टर्स को डिस्कस किया, व्हिच इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसकी बहुत सारी टाइप्स थी। हमने मेटल आयंस को देखा, कोएंजाइम्स को देखा, ये दोनों टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स आर डिटैचेबल। जबकि एक कोफैक्टर हमने ऐसा देखा जो कि डिटैचेबल नहीं होता है, व्हिच इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये दो टाइप्स में डिवाइडेड था, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, व्हिच इज एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम बेसिकली। सो एपोएंजाइम पे पहले हम बात करते हैं, फिर हम होलो एंजाइम को डिस्कस करेंगे। एपोएंजाइम इज इनएक्टिव एंजाइम या कैटालिटिकली इनएक्टिव पार्ट होता है किसी भी एक कंप्लीट एंजाइम का, ठीक है। सेकंड, इट्स नॉन फंक्शनल एंजाइम। उस एपोएंजाइम पे जब तक के एक कोफैक्टर बाइंड नहीं करेगा, दैट एंजाइम कैन नॉट बी फंक्शनल। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक एंजाइम पे कोफैक्टर बाइंड नहीं करता, वो कैटालिटिकली इनएक्टिव होता है, वो अपना रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए द एंजाइम या द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, जिसमें कोफैक्टर अटैच ना हो, उसे हम कहते हैं एपोएंजाइम, व्हिच इज कैटालिटिकली इनएक्टिव, नॉन फंक्शनल एंड इज प्रेजेंट विदाउट कोफैक्टर। बट जैसे ही उस एपोएंजाइम पे अटैच हो जाता है आके कोफैक्टर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या तो इनऑर्गेनिक हो। अभी पीछे हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक कोएंजाइम भी हो सकता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस। जैसे ही जाके अटैच होगा, दैट एंजाइम बिकम फंक्शनली एक्टिव। तो उस फंक्शनली एक्टिव या कंप्लीट एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। अभी अच्छे से अगर समझ में ना आया हो तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, ये था हमारे पास एक प्रोटीन पार्ट एंजाइम का, जिसको हम कहते हैं एपोएंजाइम। अब जब तक इस पे कोफैक्टर आके बाइंड नहीं करता है, तब तक के लिए ये जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, क्या ये एक्टिवेटेड होगा? नो। ये फंक्शन परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा? नहीं करेगा। कैटालिसिस परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आके बाइंड कर जाता है कोफैक्टर, अब आप ये देखो, ये कोफैक्टर को मैंने लूजली बाउंड किया है, ये कंप्लीटली अटैच्ड नहीं है, परमानेंटली अटैच्ड नहीं है, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, लूजली बॉन्डेड है। तो इस कोफैक्टर को मैं कोएंजाइम भी कह सकती हूँ, ठीक है। कि ये कौन सा वाला कोफैक्टर आके अटैच हुआ है? ऑर्गेनिक कोफैक्टर कोएंजाइम, जिसको हम ट्रांजिएंट भी कहते हैं, ठीक है, विच इज लूजली बॉन्डेड, ठीक है। अब जब ये कोएंजाइम इसके साथ एंजाइम के साथ या एपोएंजाइम के साथ आके बाइंड हुआ, नाउ दिस इज अ कंप्लीट एंजाइम, कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम, फंक्शनली एक्टिव एंजाइम, जिसको अब हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम। और अगर मैं ये कोएंजाइम हटा देती तो सिंपल जो ये येलो सा पार्ट था, ये क्या था? उसका एपोएंजाइम, व्हिच वाज नॉन फंक्शनल या इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही इस पे आके कोएंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर ने आके बाइंड किया, ये एंजाइम क्या हो गया? कैटालिटिकली एक्टिव। अब इस पूरे को, इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि उनको, उनके लिए, उनके पास जो है एज एन एक्टिवेटर, एज अ हेल्पर क्या मौजूद होते हैं? कुछ एक्टिवेटर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एंजाइम के पास मैंने एक ही साथ ड्रॉ कर दिया, इस एंजाइम के साथ एक एक्टिवेटर मौजूद है, जो कि क्या करेगा? उसको हेल्प करेगा उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में।
और ये एक्टिवेटर क्या होंगे, कुछ मेटल आयंस। मैंने क्या डिस्कस किया था शुरू में कि कोफैक्टर्स में हमारे पास कोएंजाइम है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है एंड कुछ मेटल आयंस हैं। बट मैंने ये भी कहा था कि उन मेटल आयन में से कुछ ऐसे मेटल आयंस भी होते हैं जो एज एन एक्टिवेटर काम करते हैं। इसलिए एमसीक्यू में कभी कभार घुमा के पूछ लेते हैं कि कोफैक्टर एज एन एक्टिवेटर या एक्टिवेटर एज एन कोफैक्टर, कंफ्यूज करने के लिए। तो दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ऑल एक्टिवेटर्स आर कोफैक्टर्स। जितने भी एक्टिवेटर्स हैं ऑल आर मेटल आयंस, मेटल आयंस ही होंगे, वो क्या होते हैं, कोफैक्टर्स। बट सारे कोफैक्टर्स आर not active, but all cofactors are not activators, but not all cofactors are activators, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम, कौन सा फंक्शनली एक्टिव है कौन सा नहीं है। अब देखो जब इसके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं तो ये बिल्कुल रिएक्शन के लिए तैयार एंजाइम है, तो इस पे इजीली आके क्या बाइंड कर जाएगा, सबस्ट्रेट। अब देखो किस तरीके से एक सबस्ट्रेट जिसकी जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री जिसकी शेप है टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, वो आके बाइंड करा है और क्या होता है, किसी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है एंड दैट सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया एक्टिव साइड को, तो थोड़ा बहुत उसके स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं अच्छे से। किसी भी एक्टिव साइट के ऊपर वी हैव टू साइड्स, एक होता है कैटालिटिक साइड और दूसरी आती है हमारे पास बाइंडिंग साइड। जब हम बाइंडिंग साइट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी साइट है ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम जो कि बाइंड करती है सबस्ट्रेट को टू द एंजाइम। ये समझ लो जब सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है ना एंजाइम के ऊपर, तो वो कहाँ जा रहा है, बाइंडिंग साइट पे। बाइंडिंग साइट का काम है सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखना फॉर द रिएक्शन। क्या काम है बाइंडिंग साइट का, बाइंडिंग साइट का काम है सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखना फॉर द रिएक्शन, ठीक है। बाइंडिंग साइट क्या करती है, फॉर एग्जांपल वी हैव सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ जाके अटैच होगा, ये सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ जाके अटैच होगा तो क्या फॉर्म करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही होती हैं, बाइंडिंग साइट पे हो रही होती है। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये एक्टिवेट कर देता है कैटालिटिक साइट को ऑफ द एक्टिव साइट। अब कैटालिटिक साइट का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये कैटलाइज करता है रिएक्शन को, कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को इनटू द प्रोडक्ट। तो जो मेन काम हो रहा होता है वो कैटालिटिक साइट पर हो रहा होता है, क्योंकि वो कैटालिसिस परफॉर्म कर रहा होता है, कैटलाइज कर रहा होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। बट कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करने के लिए बाइंडिंग साइट का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये सबस्ट्रेट को बाइंड करती है, होल्ड करके रखती है फॉर द रिएक्शन। तो ये था ऑल अबाउट द कैटालिटिक साइट एंड बाइंडिंग साइट। छोटा सा, इतना कोई ज्यादा खास डिटेल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एमसीक्यूज में बहुत हेल्प हो जाती है इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स की। ये जो मैंने पूरा आपको बताया कि किस तरीके से सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये सारा जो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये एंजाइम था, ये उसकी एक्टिव साइट, इस पे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ये जब बाइंड करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये हमारे पास फॉर्म करेगा एंजाइम, सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ, फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो हमने पीछे डिस्कस किया। ये काम हुआ सारा बाइंडिंग साइट के ऊपर, एक्टिव साइट की। अब यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे जाके क्या बनाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। क्या बन गया ओवरऑल, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें सभी प्रोडक्ट अलग नहीं हुआ है, अभी उसी के साथ अटैच्ड है, तो ये किस क्या कहलाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब यही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनटू प्रोडक्ट बी प्लस इनटू प्रोडक्ट ए। ये सारे हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट्स। इसी के साथ ऑफ कोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एंजाइम। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं कि सारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के किस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है और फिर वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहा है। बट सिंपली ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल पूरे रिएक्शन में एंजाइम क्या रहा, अनकंज्यूम्ड रहा। इस एंजाइम को मैं दोबारा यूज कर सकती हूँ किसी भी रिएक्शन में। तो एंजाइम्स आर यूजेबल, कुछ एंजाइम्स एंडो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एक्सो एंजाइम्स होते हैं। इनसाइड द सेल एंडो एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं, आउटसाइड द सेल्स एक्सो एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से सारे एंजाइम्स बार बार रीयूजेबल हो सकते हैं, दे कैन अटैच टू अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट अगेन एंड अगेन, और कोई भी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब
इसको हम देख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन पाथवे अभी हमने पढ़ा क्या था कि जो सबस्ट्रेट एस है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ए एंड बी में, इस तरीके से ये नॉर्मल रिएक्शन पाथवे। लेकिन एंजाइम अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वो तब्दील होगा, कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट EAB, enzyme product complex. That enzyme product complex will convert into फिर products A and B अलग अलग हो जाएंगे। तो जो normal reaction pathway है it is slow, और जबकि जो alternate pathway है it is fast. However यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि सिंगल स्टेप में हो रहा है और ये तीन तीन स्टेप्स में, तो तीन तीन स्टेप्स में होने की वजह से इसकी स्पीड, इसका रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो सिंपली एंजाइम क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी एंजाइम्स का, एपोएंजाइम, होलो एंजाइम, कैटालिटिक साइट्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने एक्टिव साइट को डिटेल में देखा, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया हमने, हमने डिस्कस किया कोफैक्टर्स के बारे में, कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप हो गया, मेटल आयंस हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स डिटेल में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज में हमने इतना ही डिस्कस करना था। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।